वेलकम बैक। मेयर होल्ट लेक्चर सीरीज 5 में आपका स्वागत है। पिछले 4 कक्षा में हमने मेयर होल्ट के जीवन परिचय, उनके रचनाओं को, उनका जो रंगमंचीय जीवन था और उनके जो कृतियाँ थे उनको समझने की कोशिश की। साथ साथ उन्होंने जो 33 साल तक छिटपुट इधर उधर जो लेखों को, आलेखों को, आर्टिकल्स को और स्पीच को बोला, इन सब को हमने कुछ हिस्से में बांट करके समझने की कोशिश की और उस तरह से हमने नेचुरलिज्म, स्टाइलाइजेशन, मास्क, ग्रोटेस्क, इन सब बिंदुओं के अंतर्गत उनके जो अवधारणा थे, उनके जो 30-33 साल के लेखन के से जो अवधारणाएं निकल करके सामने आ रही थी, तो उसे समझने की कोशिश की। और उसी क्रम में आज हम बायोमैकेनिक्स, उनका विश्व प्रसिद्ध उनकी जो अवधारणा है, जैव यांत्रिक, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं और बायोमैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है, इस अवधारणा के संबंध में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, फिर संभवतः पूरी अवधारणा को समझने का काम हम संभवतः एक आध और कक्षा की जरूरत हमें होगी। तो बायोमैकेनिक्स जो मेयर होल्ट ने अपने जीवन काल में 1913 से लेकर के और 1922 तक जो लगातार प्रशिक्षण का काम किया, उन्होंने जो अपना स्टूडियो स्टार्ट किया और अपने डॉक्टर डेपेटिटो के नाम से जो उन्होंने जो अपना छद्म नाम धारण किया था, और उस छद्म नाम के साथ जो उन्होंने प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया, तो उस एक लंबे सतत प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने जिस शैली का, जिस सिद्धांत का, जिस अवधारणा को जन्म दिया, उसे बायोमैकेनिक्स के नाम से जाना गया। दरअसल 1913 से लेकर के 1922 के बीच में यह सतत प्रयोगों के माध्यम से उद्भूत हुआ है। इस अवधारणा की स्थापना उसी क्रम में हुई है, कोई ऐसा सोच करके नहीं हुआ, लेकिन इसी क्रम में होता गया। पहली बार बायोमैकेनिक्स को 1922 में मेयर होल्ट ने सार्वजनिक किया। जून के महीने में प्रशिक्षण के दरमियान उन्होंने बायोमैकेनिक्स की प्रशिक्षण सार्वजनिक रूप से देना शुरू किया और इस नाम से देना शुरू किया, बायोमैकेनिक्स के नाम से उन्होंने देना शुरू किया। यह अभिनेता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है, लेकिन मेयर होल्ट कहते हैं कि अभिनेता के लिए जो प्रशिक्षण है यह केवल आधुरी यात्रा है। एक बार अभिनेता अपने सामग्री पर, मटेरियल पर, जिस मटेरियल के थ्रू वो अपना पूरा परफॉर्मेंस गढ़ता है, रचता है, उस मटेरियल की बात करते हैं, तो उस सामग्री पर पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर लेता है, उसके ऊपर मुकम्मल उसकी पकड़ हो जाती है, वो दक्षता हासिल कर लेता है, पूरा नियंत्रण पा लेता है, तो वह अपने कला की रचना में तकनीकी प्रयोग की दक्षता कैसे टेक्निकली एक्सपेरिमेंट किया जाए, इसकी दक्षता उसे मिल जाती है। और ये काम ट्रेनिंग से मिलती है कि वो अपने मटेरियल पर जब ट्रेनिंग के थ्रू वो पूरा का पूरा दक्षता पा लेता है, तो फिर उसको कैसे परफॉर्मेंस में प्रयोग में लाना है, उस टेक्निकल एक्सपेरिमेंट को वो समझ पाता है और वो कर पाता है। तो
मेयरहोल्ड एक एग्जाम्पल के साथ इस बात को कहते हैं कि आप एक पियानो वादक को देखा है कभी कि वह अपने सुर का अभ्यास अपने प्रदर्शन में करता हो? कभी ऐसा देखा है आपने कि कोई पियानो वादक है और वो ऑडियंस आ चुकी है, आज उसका परफॉर्मेंस है और वो अपने सुर का अभ्यास कर रहा हो? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और आप जो उस पियानो वादक के पियानो वादन से आनंदित होते हैं, उसके खूबसूरत पियानो वादन से जो आप प्रभावित होते हैं, वो जो बजाता है वह कोई 1 घंटे या 1 दिन की वजह से होता है, ऐसी बात नहीं है। उसके पीछे हजारों घंटे का मेहनत। मेयरहोल्ड कहते हैं कि जैसे किसी पियानो वादक या वायलिन वादक को वायलिन सीखने में या पियानो सीखने में 7 साल से 9 साल तक लगता है, तो किसी अभिनेता को प्रशिक्षित होने में 2-3 साल में उसे प्रशिक्षित हो गया, ऐसा मानना तो बहुत ही बेवकूफाना है। उसे भी प्रशिक्षित होने में कम से कम 7 से 9 साल का समय लगना चाहिए। इस तरह से वो एक लंबी प्रक्रिया जो प्रशिक्षण की है उसके ऊपर बल देते हैं। वो कहते हैं कि वो लगातार अभ्यास की जरूरत है। जिस तरीके से पियानो वादक किसी एक पीस को बजाने के लिए, 5 मिनट के पीस को बजाने के लिए हजारों घंटे का लंबा अभ्यास करके वो आता है, तो उसी तरह से अभिनेता को मंच पर खुद को प्रदर्शित, अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए, गढ़ने के लिए, रचने के लिए लंबे प्रशिक्षण की, लंबे अभ्यास की जरूरत है। इस पर बल देते हैं। तो कहते हैं मेयरहोल्ड कि ये जो बायोमैकेनिक्स का जो शारीरिक अभ्यास है, यह भले ही मंच पर दिखाई नहीं देगा, अलग से वो आपको मंच पर दिखाई नहीं देगा, लेकिन अभिनेता को दर्शक के समक्ष सभी चीजों को प्रस्तुत करने के लिए वो हमेशा मार्ग प्रशस्त करेगा। अभिनेता कैसे दर्शक के समक्ष अपनी कला को प्रदर्शित करे, इसके लिए जो रास्ता बनाएगा वो वही उसका बायोमैकेनिक्स का जो शारीरिक प्रशिक्षण है वही बना सकता है। वह मंच पर अलग से दिखाई दे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और दिखाई देना भी नहीं चाहिए, बल्कि वह तो अभिनेता को सभी कुछ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने वाला होता है। तो मेयरहोल्ड का जो ये बायोमैकेनिक्स है, इस पर मूल रूप से इसके विकास में 3 महत्वपूर्ण प्रभाव को देखा जा सकता है। पहला थिएट्रिकल इफेक्ट, रंगमंचीय प्रभाव, दूसरा इंडस्ट्रियल और तीसरा साइकोलॉजिकल। 3 अलग अलग इफेक्ट हैं और इन तीनों को मिलकर के, इन तीनों के प्रभाव से मिलकर के बायोमैकेनिक्स विकसित होता है। तो हम इन तीनों के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थिएट्रिकल। बायोमैकेनिक्स को प्रभावित करने या उद्भूत करने में जिसका योगदान रहा है, जिस रंगमंचीय प्रभाव का योगदान रहा है, उसमें कॉमेडिया डेलार्टे प्रमुख है और फिर म्यूजिकल रीडिंग है दूसरे नंबर पर, और तीसरा है मूवमेंट ऑन द स्टेज। इसको 3 हिस्से में बांट करके हम देखते हैं जो थिएट्रिकल इफेक्ट हैं वहां। तो कॉमेडिया डेलार्टे बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की है कि वो कॉमेडिया डेलार्टे है क्या, इटली की एक फॉर्म है जिसमें कि लिखित नाटक नहीं हुआ करते हैं और कुछ स्टॉक कैरेक्टर होते हैं। उस स्टॉक कैरेक्टर के साथ ही वो स्टॉक कैरेक्टर ही पूरे नाटक को इम्प्रोवाइज्ड करते हैं और उसमें जो छोटे छोटे टुकड़े में जो कथानक का विकास होता है उसे लाजी बोलते हैं। और वही इस तरह का कॉमेडिया डेलार्टे का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है बायोमैकेनिक्स के विकास में।
और मेयरहोल्ड कॉमेडिया डेलार्टे से बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। और उनके जो प्रशिक्षण चलते थे उसमें कॉमेडिया डेलार्टे को उनके सहयोगी सोलोवियोव जो है वो कॉमेडिया डेलार्टे की प्रशिक्षण दिया करते थे। और उसमें क्या करते थे कि वो एक्रोबेट्स, कलाबाजी जिसको हम कहते हैं, और इसके अलावा मंच सामग्री या प्रॉप्स को कैसे हैंडल करें, कैसे उसके साथ खेलें, कैसे उसको प्लेफुल बनाएं, उसका प्रशिक्षण, और साथ में दर्शक को कैसे बांधे रखें, कैसे उसको एंगेज रखना है, इसका प्रशिक्षण। और दृश्यबंध को, किसी दृश्य को, दृश्यबंध सीनरी जो है उसको फिजिकलाइज कैसे किया जाए, शरीर से कैसे उस दृश्यबंध को प्रकट किया जाए, अभिनेताओं के समूह के द्वारा जो मूर्त रूप देने की बात है। तो ये सारी चीजें कॉमेडिया डेलार्टे से लेकर के प्रशिक्षण के तौर पर बायोमैकेनिक्स के प्रशिक्षण के लिए कॉमेडिया डेलार्टे से ग्रहण किया गया था, और सर्कस से कुछ चीजें ली गई थी, और इन सब को लेकर के प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये कॉमेडिया डेलार्टे से जो प्रभाव लिया गया, उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है वो म्यूजिकल रीडिंग की है। संगीत की कक्षा भी होती थी उस ट्रेनिंग में, और जिसमें होता ये था कि किसी भी नाट्यालेख के म्यूजिकलिटी पर, उसके लयात्मकता पर, वो जरूरी नहीं कि उसमें गीत होने की जरूरत नहीं, लेकिन हर आलेख में अपनी एक लयात्मकता होती है, अपनी एक संगीतात्मकता होती है। तो संगीतात्मकता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना होता था, केंद्रित किया जाता था। और इसके लिए खास तौर पर शुरुआत में ग्रीक नाटकों का सहारा लिया जाता था, और बाद में धीरे धीरे सभी तरह के नाटकों का रीडिंग होता था। उसमें जो एक म्यूजिकलिटी है, उस म्यूजिकलिटी को पकड़ करके उसका पाठ करना, और उस तरीके से म्यूजिकल रीडिंग का काम होता था। और उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, मूवमेंट की कक्षा स्वयं मेयरहोल्ड लिया करते थे अपने ट्रेनिंग में। और वो कहते हैं मूवमेंट के बारे में कि मूवमेंट इज द मोस्ट पावरफुल मीन्स ऑफ थिएट्रिकल एक्सप्रेशन, अर्थात रंगमंचीय अभिव्यक्ति के लिए मूवमेंट बहुत ही शक्तिशाली साधन है। अब मूवमेंट को लेकर के और इन सारी चीजों को लेकर के हम लोग थोड़ा सा प्रयोगात्मक अभ्यास पर बात करते हुए इसे समझने की कोशिश करें। इस तरह का अभ्यास मेयरहोल्ड के क्लास में हुआ करते थे, और ख़ास तौर पर जिस अभ्यास की यहाँ चर्चा की गई है, एक रोज फिलिप्पो मैरिनेत्ती फ्यूचरिज्म के अगुआ माने जाते हैं और फ्यूचरिज्म के नाटककार थे। और वो फ्यूचरिज्म उस समय आरंभ हो रहा था, तो वो एक बार मेयरहोल्ड के कक्षा में आते हैं और उस समय कुछ प्रयोग होते हैं। तो उसी तरह के प्रयोग को हमने यहाँ समझने के लिए लेने की कोशिश की है। आप अभिनेता समूह में बांट सकते हैं, जितने भी अभिनेता हैं। अगर ज़्यादा संख्या में है तो 4-4 या 5-5 या 6-6 या 4-3-5 इस तरह से बढ़ सकते हैं। और बिल्कुल कम है, आप अकेले भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, किसी भी तरह करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समूह में अगर बटे हैं तो भी और अकेले हैं तो भी किसी एक नाटक को तय कर लीजिए। मान लीजिए कि
ऐसा नाटक आपको तय करना है जिसके बारे में पूरा समूह जानता हो। ये जरूरी नहीं कि नाटक के हर पार्ट से, उसके बाहरी और भीतरी व्याख्या से 100% उसके इंटरप्रिटेशंस को समझा हुआ कोई जरूरी नहीं। उसकी एक मोटा मोटी कथा की समझ आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से आप कोई भी ऐसा नाटक जिसके बारे में आपके समूह में सब कोई जानता हो, उसे तय कर लीजिए। अब स्टॉप वॉच शुरू कीजिए और 3 मिनट तक उस नाटक के बारे में प्रमुख घटना को याद कीजिए। अकेले हैं तो और पूरे समूह में हैं तो इस बात पर डिस्कस कर लीजिए कि उसमें प्रमुख घटना क्या क्या थी। 3 मिनट बस आपके पास टाइम है। 3 मिनट तक ये काम करना है आपको, जिसमें पूरे नाटक की कथा आ जाए और फिर स्टॉप वॉच बंद कर दीजिए 3 मिनट में। अब आपने जो उस 3 मिनट में पूरे नाटक को एडिट किया है, पूरी की पूरी जो एक पूरे नाटक को जो आपने 3 मिनट में एडिट कर दिया, उस एडिट किए हुए को अब आप प्रदर्शित कीजिए। इसे अब आप प्रस्तुत कीजिए। तो हो सकता है आप आषाढ़ का एक दिन ले लीजिए और आषाढ़ का एक दिन को ही आपके समूह ने तय किया और उसमें से पूरी कथा में से मुख्य मुख्य घटना को लेकर के आपने 3 मिनट में उसको एडिट कर लिया। आप 3 मिनट में उसे प्रस्तुत कीजिए। इस तरह का अभ्यास मेयर होल्ट की कक्षा में होती थी। और जब फिलिपो मैरिनेत्ती आए थे तो मेयर होल्ट की कक्षा में शेक्सपियर के ओथेलो पर काम चल रहा था और शेक्सपियर के ओथेलो पर काम करने कहा गया था। तो इसमें से एक अभिनेता इयागो, जो मूल रूप से ओथेलो और डेस्टिमोना के बीच जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये जो वो जो चरित्र है, इस चरित्र को करने वाला जो अभिनेता था, उसने क्या किया, वो क्या किया, उसने कहा, वो क्या किया है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वह घुटने पर बैठा डेस्टिमोना का रुमाल उठाने के लिए, डेस्टिमोना का रुमाल उठाने के लिए वह घुटने पर इयागो बैठा, जो रुमाल डेस्टिमोना से खो चुका था। फिर मेरी निगाह मतलब इयागो की निगाह डेस्टिमोना का पीछा किया और फिर उस रुमाल को देखा। फिर मैं उसके बाद उस रुमाल को ओथेलो की तरफ हिलाया और जो उसे ले लिया। तो ये नाटक का जो एसेंस है, जो सार तत्व है, अगर आपने ओथेलो पढ़ा होगा तो मुख्य घटना यही है कि डेस्टिमोना का रुमाल किसी और के पास मिलता है और जिसकी वजह से ओथेलो, जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो अपनी प्रिय पत्नी को इस शक में कि वो किसी और से प्यार करती है और ये जो रुमाल जो ओथेलो ने उसे गिफ्ट किया था, वो रुमाल किसी और के पास मिलने से उसे शंका होती है और वो उसकी हत्या कर देता है। तो ये पूरे नाटक का जो सार तत्व, एसेंस जो है, इसको शारीरिक भंगिमाओं से जो मूर्त रूप देने का काम किया गया और इसमें बिना एक भी संवाद बोले, बिना लंबे संवाद को बोले जो करने का काम किया गया, यह अभ्यास आपको प्रभावी रूप से
टेक्स्ट को मूर्त रूप देने के लिए, प्रकट करने के लिए, टेक्स्ट को प्रकट करने के लिए, उसे एक स्वरूप देने के लिए बाध्य करता है। यह बाध्य करता है आपको कि टेक्स्ट को आप चित्रात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से सोचें, चित्रों के रूप में, खट 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 ऐसे फ्रेम में आप सोचें। और इसके भीतर जो वो सजावटपन है और जो सब टेक्स्ट का झोल है, जो चाशनी लगे हुए, इस सब को आप अलग कर दें। आप सिर्फ उसे टेक्स्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये जो प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है, उसे जो आप शारीरिक रूप से पूरे के पूरे एसेंस को जो प्रस्तुत कर रहे हैं नाटक में या एक सीन में या एक टुकड़े में, तो ये जो है, ये अपने आप में आप जो कर रहे हैं, ये एट्यूड की तरफ बढ़ना है। एट्यूड जो है मूल रूप से ये फ्रेंच वर्ड है, जिसका फ्रेंच वर्ड में अगर इसको एट्यूड के रूप में जाने तो एक तो ये म्यूजिकल कंपोजिशन की तरफ इशारा होता है, दूसरा ये फ्रेंच वर्ड जो इम्प्रोवाइजेशन के आसपास इसका कुछ मीनिंग हो सकता है, ये एट्यूड के रूप में हम इसको जानते हैं। यह अपने आप में अभिनेता का शारीरिक अभ्यास है, जो अभिनेता के लिए महत्वपूर्ण है। और अभिनेता को संगीतकार की तरह अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए, ये मेयरहोल्ड कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि एट्यूड्स वह अभ्यास है जहां शारीरिक इंस्ट्रूमेंट को अभिनेता फाइन ट्यून करता है। अगर किसी भी कलाकार को अपने मटेरियल पर अभ्यास करना चाहिए तो वो जो शारीरिक मटेरियल जो अभिनेता का है, तो उसको फाइन ट्यून करने का जो काम करता है वो एट्यूड्स करता है। एट्यूड्स पर शायद हम अगले कक्षा में थोड़ी विस्तार से और जानने समझने की कोशिश करेंगे। खैर, तो ये था थिएट्रिकल इफेक्ट मेयरहोल्ड के बायोमैकेनिक्स के ऊपर, जो 3 चीज़ों की थी, कॉमेडिया डेलार्टे एंड म्यूजिकल रीडिंग एंड मूवमेंट ऑन द स्टेज। अब जो दूसरा है, जो दूसरा प्रभाव, महत्वपूर्ण प्रभाव मेयरहोल्ड के बायोमैकेनिक्स पर है, वो है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, औद्योगिक प्रभाव। ये अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारिक बात हो सकती है कि अभिनय के सिद्धांत में औद्योगिक प्रभाव कहाँ से आ जाता है। तो लेकिन ये जानना चाहिए कि मेयरहोल्ड के बायोमैकेनिक्स के ऊपर फ्रेडरिक विंडो टेलर, जो एक अमेरिकन उद्योगपति थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे, उनका एक सिद्धांत है, उसका बहुत ही टाइम एंड मोशन का सिद्धांत है, तो उसका बहुत ही प्रभाव रहा मेयरहोल्ड के जीवन पर। उनकी एक पुस्तक 1911 में प्रकाशित हुई थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सिद्धांत है, ये साइंटिफिक, वैज्ञानिक स्तर पर जो ये प्रबंधन का काम हो सकता है, इसके ऊपर ये श्रम को कैसे कम से कम श्रम में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर टेलर ने विस्तार से काम किया। वो श्रम का जो प्रबंधन है, उसको जो वैज्ञानिक दृष्टि से देखने का काम किया। तो इसका प्रभाव मेयरहोल्ड के बायोमैकेनिक्स पर होता है। टेलर से मेयरहोल्ड ने सहज रूप से कम शक्ति में एक्शन को प्रस्तुत करने की विधि को ग्रहण किया। कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा एक्शन हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको काम किया।
idea of smoothly executed rhythmically and economical action। ट्रेलर ने टाइम एंड मोशन का प्रयोग किया था। उनका मुख्य उद्देश्य जो था मजदूरों के जटिल एक्शन को, कॉम्प्लेक्स एक्शन जो है उसको घटाकर छोटे छोटे कार्यों के श्रृंखला में बांट दिया जाए। अब एक बहुत भारी भरकम काम है तो उसे छोटे श्रृंखलाओं में बांट दिया जाए और उसे करने दिया जाए। और छोटे छोटे जो टास्क हैं, इस टास्क को अधिकतम समय दिया जाता था जिससे में वह पूरा हो सके। और अंत में जब पूरे को जोड़ करके देखा जाता था तो उस जटिल काम को करने में जितना वक्त लगता था उससे कम वक्त जब उसे छोटे छोटे टास्क में, टुकड़े में बांट दिया गया तो लगने लगा। तो इस प्रयोग को अगर हम ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि हमें नाश्ता बनाना है, तो नाश्ता बनाना एक बड़ा जटिल काम है हमारे लिए। उसके लिए एक्शन क्या क्या हो सकता है? पहले किचन खोलना, दूसरा अलमारी तक जाना, तीसरा अलमारी का दरवाजा खोलना, चौथा अलमारी को बंद करना, नहीं अलमारी से कटोरी निकालना, फिर पांचवा अलमारी को बंद करना, फिर छठा जहां वो सामग्री जो हमें बनानी है, वो जो अनाज या जो कुछ भी हमें बनाना है वो रखा हुआ है वहां जाना, उस अलमारी तक जाना, फिर उस अलमारी को खोलना, आदि 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 आदि। इस तरह से एक्शन हमारा बटके होता है। तो ये तो बहुत स्पष्ट हो गया कि एक साधारण काम में भी कितने सारे एक्शन, अलग अलग एक्शन और टास्क होते हैं जो मिल करके एक साधारण काम को भी बनाता है। अब इसको करने में हम दो तरह की प्रतिक्रिया देख सकते हैं। एक, अब जब हुआ हर एक्शन को करने लगे हम, तो जितना समय लगा, हर एक्शन को करने में जितना समय लगता है वह संभव है कि जितना जरूरी है उससे अधिक लगता हो। अब हर एक्शन को करने में हमने खोला, किचन का दरवाजा खोला, फिर अलमारी तक पहुंचे, तो ये अलग अलग एक्शन जो है इसको करने में जितना हमने समय दिया, जितना लगना चाहिए हो सकता है उससे ज्यादा लग रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो दो चीजें, हम दो तरह के बातें, दो प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एक तो हम इस काम को फिर से नए सिरे से व्यवस्थित करें, पहले उसको व्याख्यायित करें और फिर व्यवस्थित करें, तो ये एक काम कर सकते हैं। दूसरा, इसी स्टेप को फिर से करते हुए हम अपनी गति बढ़ा सकते हैं। तो ये दो काम कर सकते हैं। तो अगर हम नए सिरे से व्याख्यायित और व्यवस्थित करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही अलमारी में अनाज जो हमें नाश्ता बनाना है और बाउल दोनों को रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक्शन जो है आधा हो जाएगा खुद ब खुद, और फिर हम काम को और कम समय में कर सकते हैं। तो इस तरह से जो टाइम मैनेजमेंट जो है और एक्शन जो है, इस पर बात की टेलर ने। तो टेलर ने जो स्किल्ड वर्कर्स डेवलप किया, उसके जो गुण थे उसको थिएटर के अभिनेता के लिए नया मॉडल के रूप में मेयर होल्ट देखना शुरू किया, और वे गुण रंगमंच के अभिनेता के लिए उन्होंने ग्रहण करना शुरू किया। तो वो क्या क्या गुण थे, वो 4 गुण के बारे में हम जानने की कोशिश करें। जो स्किल्ड वर्कर के रूप में जो डेवलप्ड हुआ और वो जो मॉडल के रूप में
लेकर के उसको मेयरहोल्ड फिर से अभिनेता के लिए लाते हैं। तो वो 4 गुण हैं। पहला गुण है कि अभिनेता कोई भी एक्स्ट्रा बिना काम का मूवमेंट नहीं करेगा। कोई भी मूवमेंट एक्स्ट्रा नहीं करेगा, बिना काम का नहीं करेगा। वो चीजों को व्याख्यायित करके, पुनर्गठित करके, वो सोच समझ करके तय कर लेगा। तो वो कोई भी एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर वो टाइम मैनेजमेंट में फिट बैठेगा। दूसरा, एक लयात्मकता आएगी। तीसरा, शरीर के संतुलन का सही स्थिति। सही स्थिति, अगर आप शरीर का संतुलित स्थिति में अगर आप रहेंगे तो कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। चौथा, स्टेबिलिटी। जैसे ही संतुलित होंगे तो आप स्टेबल होंगे, स्थायी तो आपके अंदर होगी, दृढ़ता होगी, स्थिरता होगी, तो आपके काम स्पीड में बढ़ सकते हैं। तो इन 4 गुण को मेयरहोल्ड अभिनेता के लिए लेकर के आते हैं और वो एट्यूड्स वगैरह में, बायोमैकेनिकल के एट्यूड्स में इसको प्रयोग करके देखते हैं। इसके अलावा तीसरा जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है बायोमैकेनिक्स के ऊपर, वो है साइकोलॉजिकल। यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। मेयरहोल्ड के बायोमैकेनिक्स पर ऐसा माना जाता है कि रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव उसी मेयरहोल्ड के आसपास ही समकालीन थे। वो जब तक मेयरहोल्ड काम कर रहे थे, तो उनसे पहले, उनके बायोमैकेनिक्स के विकसित होने के आसपास थोड़ा पहले ही इवान पावलोव ने अपनी थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सोलॉजी को पर काम किया और उसे प्रतिपादित किया था, इस अवधारणा को। तो इसका जो प्रभाव है वो मेयरहोल्ड के बायोमैकेनिक्स पर है। कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये रिफ्लेक्सोलॉजी का जो थ्योरी है, इसमें पावलोव कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये मस्तिष्क आधारित है। हम जिसे देख सकते हैं उसे ही समझ सकते हैं, उसे ही महसूस कर सकते हैं। जिसे नहीं देख सकते हैं उसे समझ या महसूस नहीं कर सकते। और हम किसी भी चीज को शारीरिक दशा से ही समझ सकते हैं, ना कि मानसिक दशा से। मन में क्या घटित हो रहा है, मन में हंस के दिखाओ, तो ये संभव नहीं है ना। तो उसके लिए अगर मैं खुश हो रहा हूं, तो मैं खुश हो रहा हूं तो मेरे चेहरे पर जब आएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, तभी जाकर के हमें पता चलेगा कि ये खुश है या दुखी है। इवान पावलोव ने अपना प्रयोग जो है वो कुत्ते के ऊपर करते हैं, और वो उनका जो प्रयोग है उसको एनिमल बिहेवियरल के नाम से जाना जाता है। वो क्या करते हैं कि एक कुत्ता रखते हैं और उसके सामने खाना देते हैं, और खाना देते वक्त वो घंटी बजाते हैं। तो खाना देख करके कुत्ता के मुंह में जितना सलाइवा, जितना लार आता है, जितना भूख की वजह से उसके मुंह में लार आता है, वो उसको वो मापते रहते हैं रोज बरोज। और वो हर बार खाना देने से पहले वो घंटी बजाते हैं, खाना देते हैं, घंटी बजाते हैं, खाना देते हैं। और कुछ दिनों के बाद, एक दिन खाना देने के कुछ क्षण बाद ही वो फिर से घंटी बजाते हैं, और वो जो कुत्ते के मुंह में जो सलाइवा, जो लार बना, उसकी मात्रा मापते हैं। तो इस तरह से वो सिद्ध करते हैं कि भीतर में जो प्रतिक्रिया हो रही है, आपके भीतर जो ये लार बनने की भी जो प्रतिक्रिया है, ये बाहरी क्रियाओं के द्वारा, एक संकेतन के द्वारा संभव है, और इससे होता है। तो इस तरह की थ्योरी वो देते हैं। इवान पावलोव की जो थ्योरी है एनिमल बिहेवियर
बिहेवियर थ्योरी कहा जाता है। तो इसके आधार पर मेयरहोल्ड कहते हैं कि इमोशन जो है मस्तिष्क के आंतरिक क्रिया से नहीं आती है। ये जो भाव जिसको कहते हैं कि मस्तिष्क में सोचिए, उस पल में चले जाइए अभिनेता के लिए कि और फिर सोचिए, इमोशनल मेमोरी, वो मस्तिष्क की आंतरिक क्रिया से नहीं आती है ये इमोशन, बल्कि यह बाहर से उद्दीपित होता है, बाहर से ही स्टिमुलेट होता है। इसके लिए किसी खास शारीरिक दशा में बार बार अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो उसी शारीरिक दशा में वो खुद ब खुद स्टिमुलेट हो जाएगा और वो उस स्थिति में खुद ब खुद प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ये फिजिकल पोजीशन और सिचुएशन में बाहर से ही स्टिमुलेट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बायोमैकेनिक्स पर, मेयरहोल्ड के बायोमैकेनिक्स पर थिएट्रिकल, इंडस्ट्रियल और साइकोलॉजिकल तीनों का प्रभाव है। लेकिन प्रश्न ये है कि एक अभिनेता के प्रैक्टिकल में ये कैसे आया। तो मेयरहोल्ड बायोमैकेनिक्स के एटीट्यूड्स बनाने में इन आइडिया को बताते हैं। वो कैसे इन तीनों को एक साथ लेकर के, तीनों के सिंथेसिस, तीनों के सम्मिश्रण से कैसे वो बायोमैकेनिक्स में काम करते हैं। तो वो एट्यूड्स बनाने की जो उनकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इन तीनों का कैसे प्रयोग है उस पर थोड़ी सी चर्चा वो करते हैं। कहते हैं कि पॉपुलर थिएटर का शारीरिक चुस्ती और आनंद, जो कॉमेडिया डेलार्टे आदि से लिया गया है, और कथा को छोटे और शारीरिक रूप प्रदान करना, जैसा कि हमने वो एक कहानी को 3 मिनट में प्रेजेंट करने वाली जो बात कही थी, वो उसके एसेंस को लेकर के शारीरिक, सिर्फ वो जैसे ओथेलो में यागो ने वो पूरे कथा के एसेंस को लेकर के शारीरिक रूप दिया था, वो शब्दों को छोड़ दिया था टेक्स्ट में से। तो वो, और इस एक्शन को बहुत सारे टास्क में बांटना, और फिर उसे एक रिफ्लेक्स के लंबे चेन में जोड़ देना। जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो सामने आएगा, जो पावलोव की थ्योरी है कि वो घंटी बजाने से जो रिफ्लेक्स हुआ था, तो उसी तरह के रिफ्लेक्स के लंबे चेन में इस छोटे छोटे एक्शन को जो हमने उस कथा के एसेंस के लिए लिया उसमें से जोड़ देना। तो ये तीनों मिलकर के जो निर्मित हुआ, ये एट्यूड्स जो बना, इसमें तीनों का आप देख सकते हैं कि थिएट्रिकल इन्फ्लुएंस भी है, और जब उसे हम उस कथा के एसेंस को लेकर के उसे जब शारीरिक रूप से प्रस्तुत करने का काम करते हैं, तो उसमें जो एक्शन को बहुत सारे टास्क में बांटते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास ट्रेलर के थ्योरी का भी इफेक्ट है हमारे साथ, और उस एक्शन के टास्क को जब हम रिफ्लेक्स के चेन में जोड़ते हैं तो वो पावलोव के थ्योरी का भी टास्क है। तो इस तरह उन्होंने पावलोव और टेलर के थ्योरी को मिलाकर और उसमें कॉमेडिया डेलार्टे का कंटेंट डालकर एट्यूड्स का एक सेट निर्माण किया, जो अभिनेता के सभी बेसिक स्किल को दिखा सके और बता सके, और उसका अभ्यास बायोमैकेनिक्स में किया जाता है। स्लैब, पत्थर मारना, डैगर मारना, इस तरह के उसके अभ्यास के बहुत सारे नाम हैं और वो अभ्यास हैं। तो आज हमने बायोमैकेनिक्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश की। इसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि बायोमैकेनिक्स कब से आरंभ हुआ और बायोमैकेनिक्स पर के सिद्धांतों पर कौन कौन से दूसरे सिद्धांतों का प्रभाव था। अगली कक्षा में हम बायोमैकेनिक्स पर और भी विस्तार से जानने समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।